नेक्स्ट हम देखेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा रशियन रेवोल्यूशन है। तो रशियन रेवोल्यूशन में देखते हैं अब आगे क्या करना है। नाउ सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। अब जो सोशलिस्ट वाला जो ग्रुप था, जो लोग सोशलिज्म में ज़्यादा बिलीव करते थे, जो लोग सोशलिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जो लोग सोशलिस्ट को फॉलो कर रहे थे या सोशलिज्म पे बिलीव करते थे या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, या सोसाइटी जो लोग के माइंड में ये था कि सोसाइटी को चेंज करना है, ठीक है। तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। सोशलिस्ट लोगों ने रशिया की गवर्नमेंट को अब जो है अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है, थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। और ये हुआ कब? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद 1917 में, ठीक है, 1917 के ईयर में अक्टूबर में जो है आपका हुआ अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्योंकि अक्टूबर में बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे। वो सारे इवेंट्स मिलाकर वो कहलाए आपके अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। और उसी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी जो थी, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी जो यूरोप में बन रही थी, तो सोशलिस्ट पार्टी ने रशिया की गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया, ठीक है। सो द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। फरवरी 19 मतलब ईयर सेम ही है। फरवरी में मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, ठीक है। रशिया में, रशिया की यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन देख रहे हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली यही है कि कुछ फरवरी में कुछ रेवोल्यूशंस हुए, कुछ आपके अक्टूबर में रेवोल्यूशंस हुए। तो ये जितने छोटे छोटे इवेंट्स जो है, छोटे छोटे रेवोल्यूशंस जो है, रेवोल्यूशन, छोटे छोटे इवेंट्स आप कह लो, ये छोटे छोटे रेवोल्यूशन ही मिलाकर जो है आगे चल के बड़ा बना, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। इसी को मिला के कहा गया रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो अब फरवरी में 1917 में मोनार्की फॉल हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, गिरा दिया मोनार्की को। एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। और फरवरी में तो इन्होंने गिरा दिया, और अक्टूबर में जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स हुए जो मैंने आपको अभी बताया, ये कहलाए आपके रशियन रेवोल्यूशन। छोटे बड़े जितने भी इवेंट्स थे, ठीक है, जितने छोटे छोटे रेवोल्यूशंस थे, ये आपके रशियन रेवोल्यूशन इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द रशियन एम्पायर इन 1914। अभी रशियन एम्पायर का क्या था और किस तरीके की थी रशियन एम्पायर में, क्या क्या चीज़ें थी 1914 तक, ठीक है। 1917 में तो मोनार्की खत्म हो गई, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले तक रशियन जो एम्पायर थी वो किस तरीके की एम्पायर थी, क्या क्या चीज़ें थी और मोनार्की किस तरीके से काम कर रही थी, वो यहाँ पर हम देखेंगे। 1914 में आपके जार निकोलस रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। यानी कि एंड इट्स एम्पायर यानी कि अगर आप मान लें ये अगर रशिया है, तो एट दैट टाइम प्रॉपर जगह नहीं हुआ करती थी, प्रॉपर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होती थी किसी भी रीजन की, ठीक है। अगर हम इसको रशिया मान लें, ठीक है, तो रशिया एंड इट्स एम्पायर कहा गया, यानी कि रशिया और आसपास के जो भी छोटे मोटे रीजन्स थे वो रशिया ने अपने कब्जे में किए हुए थे। वही वो छोटे मोटे रीजन्स थे या किंगडम्स थी, जिसे जो कि आज अलग होके बनी है आपका बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, सो एस्टोनिया और इस तरीके की और भी थी, जो आज ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये रशिया से अलग हो गई है। पहले रशिया टू बी कॉल्ड एज USSR। जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है पूरा रशिया और इसकी ये जो आसपास की जितनी भी ये किंगडम थी, आसपास की जितनी एम्पायर थी, ठीक है, आसपास की ये जितनी भी एम्पायर थी, ये सब कुछ रशिया में, पूरे रशिया में मिला दी गई और एक यूनियन बना दिया गया, ठीक है। और यूनियन टू बी सेड एज, और वहाँ पर वो बाद में रशिया और उसकी जो आसपास की एम्पायर थी, जैसे अभी रीजन्स मैंने बताया, बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और भी बहुत सारे थे, ठीक है। इसमें यूक्रेन, जो आज का यूक्रेन है, वो पहले रशिया में ही था, ठीक है। तो जब सोवियत ने सारा कुछ कब्जा कर लिया, रशियन रेवोल्यूशन खत्म हो गया, रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया को नया नाम दिया गया, यूनियन का नाम, मतलब एक, क्योंकि सारे ये सारी रीजन्स जो थे वो रशिया ने कैप्चर किया हुआ था, कैप्चर किया, इस पर कब्जा किया हुआ था, इसकी एम्पायर थी, इसकी किंगडम थी ये, ठीक है, इसने अपने में मिला लिया था। तो इसलिए पूरा सब कुछ मिला के, क्योंकि ये एक यूनियन थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया USSR, ठीक है। मतलब रशिया का थोड़ा ही पार्ट था, बाकी सारी किंगडम इसने जो है कैप्चर करी हुई थी, तो ये सारे भी रशिया ही कहलाता था, इसलिए इसको रशिया एंड इट्स एम्पायर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर रहते अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस वाले लोग रहते थे और कुछ रशियन माइनॉरिटी लोग भी रहते थे। रशियन मतलब यहाँ पे बहुत कम रहते थे इन प्लेसेस में। उन प्लेस में जो कौन कौन सी प्लेसेस थी, वो प्लेस थी आपकी बेलारूस, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, और इसके अलावा और भी थी, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसके अलावा और भी प्लेसेस थी। ये सब कुछ रशिया इट्स एम्पायर के अंडर में ये सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, ये देखो बिसाइड द टेरिटरी, यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड मॉस्को, मॉस्को के आसपास। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी जो कि फॉर्मर रशिया का मैप है, और जिस वजह से उस टाइम पे जो रशिया एंड इट्स एम्पायर थी, जब रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो यहाँ पर सोवियत के जो लोग थे, ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट जो लोग थे, ठीक है, जो सोसाइटी को
चेंज करना चाहते थे रशिया में। जो सोवियत सोशलिस्ट लोग थे उन्होंने फिर बाद में यहाँ रशिया का नाम यूएसएसआर हो गया था। और यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म है। ये मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक। ठीक, तो ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म थी। ये पूरा यूएसएसआर बन चुका था रशियन रेवोल्यूशन के बाद में, लेकिन ये बना था। ठीक है, तो बनाया किसने? वही सोवियत सोशलिस्ट वाले जो लोग थे, उन्होंने ही बाद में इसको पूरे को जो है पूरे एरिया को बना दिया था आपका यूएसएसआर। उसके बाद इट स्ट्रेचेस टू द पैसिफिक, कंप्राइजेस टुडे सेंट्रल एशिया। आज का जो सेंट्रल एशिया है, मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगी, स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे रशिया में आते थे। रशिया यानी कि यूएसएसआर में आते थे। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर बना। यूएसएसआर कई सालों तक रहा, ये 1991 तक रहा ये यूएसएसआर। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका ने कुछ अपनी चीज़ें अपना के, अमेरिका ने, रशिया बहुत बड़ा सबसे लार्जेस्ट कंट्री था, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री था। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो है था उसका एरिया वेरिया सब जो है लड़ाई कर करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। ठीक है, 1917 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये यूएसएसआर बना। लेकिन उसके बाद अमेरिका को इतना बड़ा एरिया रशिया का, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगी, वो उसको नहीं मतलब हजम हो रहा था। ठीक है, सो उसने क्या किया, ये सारी प्लेसेस जो थी वो धीरे धीरे जो थी, सबसे ज़्यादा जो उसने अलग करवाने में अमेरिका ने काम किया वो आपका बेलारूस है, यूक्रेन है, मंगोलिया का काफ़ी पार्ट है। ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये भी बाद में अलग हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ज़्यादा अलग हुए हैं, जो सबसे पहले वो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एरिया था रशिया का, कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं था रशिया। यूएसएसआर बहुत बड़ी कंट्री थी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो ज़्यादातर यहाँ पे पॉपुलेशन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की हुआ करती थी। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाले लोग जो है यहाँ ज़्यादा रहते थे। बट द अंपायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथलिक्स, यहाँ पर कैथलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और आपके बुद्धिस्ट भी थे। लेकिन बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे, बाकी प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक और बाकी सब अच्छी उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर थी। ठीक है, सो लेट्स कम टू द मैप। मैप पे चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं मैप में कौन कौन सी प्लेसेस थी। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका मैप। ठीक है, पर देख सकते हो ये है आपका लैटविया, छोटा सा आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा होगा, लिथुआनिया, लैटविया नहीं, लैटविया, ये छोटा सा पार्ट लैटविया का है। ठीक है, यहाँ पर एक और छोटा सा रशिया का पार्ट भी दिख रहा है। फिर एस्टोनिया ये है आपका। ठीक है, आई थिंक नाउ यू कैन एबल टू सी। ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, अब ये छोटा सा देख रहे होगे कहाँ पर है ये। ठीक है, एंड आपका ये रहा आपका बेलारूस, फिर मोल्डोवा, ये भी रशिया का था। ये है आपका यूक्रेन। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो ये है आपका यूक्रेन। देन जॉर्जिया, इसे अगर हम ऊपर करेंगे तो आपका यहाँ ये रहा अर्मेनिया, ये रहा आपका अजरबैजान। देन आप देख सकते हैं यहाँ अर्मेनिया भी है, अजरबैजान है, फिर आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, सो यू कैन सी कि कितनी सारी प्लेसेस जो थी उस समय रशिया के अंडर में आती थी। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, देन उज्बेकिस्तान आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया तो यही है ही यहाँ पर। ठीक है, और ये रशिया आपका पूरा आ रहा है, मंगोलिया का भी पार्ट है। ठीक है, सो रशिया जो है ये आ रहा है पूरा, ये देखिए ये पूरा आपका रशिया है। ठीक है, ये इतना पूरा, अगर हम छोटा करेंगे तो आपको देखेगा नहीं। यहाँ आता है आपका बेयरिंग स्टेट। ठीक है, ये आपका बेयरिंग सी है, बेयरिंग स्ट्रेट भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि रशिया जो था, जो कि ये आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो रशिया के अंदर कितनी सारी प्लेसेस आती थी। ठीक है, इधर आपका ये ब्लैक सी है, ठीक है, इधर ब्लैक सी है, ये आपका कैस्पियन सी है। ठीक है, अराल सी है। तो बहुत सारी प्लेसेस थी, ये सारी की सारी प्लेसेस जो हैं अब रशिया से अलग हो चुकी है। ठीक है ना, सभी अलग हो चुकी हैं जितनी आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो ये देखिए आप, सो ये है आपका रशिया, यानी कि रशिया था। ठीक है, ये है आपका रशिया, ये था आपका रशिया। ओके, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, ये इसका नाम था रशिया का।
ठीक है। ये पूरा आपका मंगोलिया का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मंगोलिया का जो है पार्ट रशिया में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद एक और मैप पे हम चलेंगे, एक और मैप मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये बताई हुई है कौन कौन सी कंट्री हैं। ये आपका रशिया है, एस्टोनिया है, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस। यहाँ पर भी वही दिखाया है कि कौन कौन सी कंट्री जो थी वो रशिया के यूएसएसआर के अंडर में आती थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ये देख सकते हो, रशिया, एस्टोनिया, ठीक है। इनके फ्लैग्स भी अलग अलग दिखाए हुए हैं। अब इनके फ्लैग्स हो गए हैं अलग अलग, क्योंकि अब ये सारी कंट्री रशिया से अलग हो चुकी है, ठीक है ना। और लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान भी, ये सारी की सारी प्लेसेस रशिया में आती थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये था आपका सोवियत यूनियन, ठीक है। तो सोवियत यूनियन इसका नाम था, और इतना बड़ा ये पूरा का पूरा रशिया था आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा रशिया, ओके। सो आप देख लो यहाँ पर, इतना बड़ा ये रशिया जो था वो था हमारा नहीं, मतलब उनका। ये था आपका यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपका यूएसएसआर था जो कि बना रशियन रेवोल्यूशन के बाद। और आप इसमें यहाँ ये कुछ साइन भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये साइन जो है, ये बेसिकली जो है आपका कम्युनिस्ट का साइन ये था, ठीक है। कम्युनिस्ट लोगों ने ये साइन जो था वो रखा था, ठीक है। यहाँ से भी कट गया है ये, क्योंकि उतना छोटा भी नहीं हो रहा है ये। तो ये सारा का सारा, ये जितना आपको कॉर्नर में जितना रेड 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 दिख रहा है, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो रशिया के अंडर में आया करता था, ठीक है। तो इतनी बड़ी कंट्री थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री इन एरिया वाइज जो थी वो रशिया ही थी, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। एक पिक्चर और है, ये थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही है। ये पिक्चर है वही सेम इसमें दिखाया हुआ है, बट ये थोड़ी सी क्लियर नहीं है पिक्चर आपकी, ठीक है। जैसा था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जैसा था, ये इस तरीके का यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक मैप है, यूरोप का मैप है एक्चुअली, ये पूरा उसका नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा यूरोप का मैप है, ठीक है। तो यूरोप के मैंने यहाँ तो आपकी पूरी रशियन अम्पायर ये पूरी की पूरी आ गई है। इसमें आपका लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस और जो है आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी अम्पायर है, ठीक है। ये थी आपकी सेंट्रल पावर, ये जो बीच में आपको दिख रही है ये सेंट्रल पावर थी, ठीक है ना। ये भी जैसे ये आपका इटली है, इटली भी 7 स्टेट्स में जो था डिवाइडेड था, ठीक है। इसमें इटली में आपके 2 सिसिली स्टेट्स अलग थे, सदर्न इटली अलग था, प्रॉपर जो इटली था वो अलग था, जिसको सिर्फ पोप जो है वो रूल कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे करते करते टोटल ये जो है 7 छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में जो था वो इटली भी जो था छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है। सो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग इस पर जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी पूरी की पूरी जो है ये है आपकी सेंट्रल पार्ट, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई है, नीचे लिखी हुई भी है सेंट्रल पार्ट। यूरोप का दिखा रहे हैं मैप 1914 में, द रशियन अम्पायर एंड द यूरोपियन, ठीक है। तो रशियन अम्पायर तो ये हो गई आपकी अलग, और ये हो गई पूरी की पूरी यूरोपियन अम्पायर। तो ये सारी प्लेसेस जो थी वो आपस में एक साथ इनका अच्छा अपना सेटलमेंट बैठता था, ठीक है। तो ये आपस में इनका वो रहता था, सारा ग्रुप बना रहता था, और इनको कहा जाता था आपका सेंट्रल पावर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट इसमें भी इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फ्रांस के आसपास के रीजन भी फ्रांस के कब्जे में थे, ठीक है। बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी ने भी कुछ रीजन्स को जो है अपने कब्जे में किया हुआ था, ठीक है। तो प्रॉपर किसी की कोई, ये तो आज का दिखा रहे हैं, आज का मैप दिखा रहे हैं। ग्रीस ऑटोमन अम्पायर के अंडर में था, ये रही आपकी ऑटोमन अम्पायर। बुल्गारिया, ग्रीस को ऑटोमन अम्पायर से फ्री कराया गया, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है ग्रीस जो है किस तरीके से फ्री हुआ है, हाँ पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं दोनों कंट्री ने सबसे पहले करी, और इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। एक के किंग को मार दिया गया था, तो दूसरी कंट्री उसका बदला लेने के चक्कर में घुस गई लड़ाई में। और यहाँ पर रशिया की तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, सर्बिया की तरफ की पता नहीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ, मतलब आधी यूरोपियन पार्ट्स ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ हो गई, और आधी यूरोप और जापान सारी जो पार्ट्स थी वो सर्बिया की तरफ हो गई। अब हो गए 2 पार्ट्स, 2 अलाइंस बन गए, और दोनों अलाइंस आपस में जो है भिड़ पड़े बिना रीज़न जाने, बिना कुछ पता है कि बस हमें जो है लड़ाई लड़नी है, इस वजह से जो है घुस गए लड़ाई में। ना एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 28th सेंचुरी की बिगनिंग में 20th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई, उसी टाइम पे द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। तो ज़्यादातर रशियन पीपल्स जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, और एग्रीकल्चरिस्ट के वजह से ज़्यादातर भाई एग्रीकल्चर जो लैंड है वही वो ज़्यादा देखते हैं। अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रशिया में, यानी कि अब पुराना वाला जो रशिया हम बात कर रहे हैं, जो यूएसएसआर जो था, क्योंकि ये जो एम्पायर एंड इस किंगडम थी, नाम उसका बाद में यूएसएसआर रखा, लेकिन ये किंगडम, ये सारे जितने भी अभी मैंने बताया, बेलारूस और आपका पोलैंड, पार्ट ऑफ पोलैंड, मंगोलिया और
अजरबैजान, ठीक है, और आपका जितनी भी थी लाटविया, लिथुआनिया, ये सब पहले से ही रशिया का रीजन रहे हैं, ठीक है, रशिया का रीजन बहुत पहले से थे, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी यूएसएसआर वाली जो पूरी अंपायर थी, ये पूरी अंपायर जो है आपकी जो पूरी पॉपुलेशन थी 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। एग्रीकल्चर के वजह से ही वो जिंदा थी, मतलब मैक्सिमम 85% लोग जो थे वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहीं से उनका लिविंग ऑफ बींग्स चलता था, खाना पीना सारा कुछ। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन था ये बाकी कंट्रीज से काफ़ी हायर था, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं था, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज से ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा था। नाउ इन द अंपायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, जो अंपायर थी रशिया की, जो पूरी अंपायर थी, उसमें जो कल्टिवेटर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए, ताकि मार्केट में बेची जा सके, फसल वगैरह क्रॉप वगैरह मार्केट में बेचे, एंड देयर ओन नीड्स, और अपनी नीड्स के लिए, मतलब उन्हें जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है वो करते थे, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और इस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेन्स का जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उस टाइम पर, तो रशिया जो था वो सबसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पहली कंट्री ऐसी बन गई थी जो ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती थी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत होता था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन एक्सपोर्ट भी करती थी। तो एक्सपोर्ट का मतलब समझ में आता है ना कि बाकी कंट्रीज़ में भी जो है वो सप्लाई करती थी, ठीक है। Now इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट प्रोमिनेंट एरिया। अभी इंडस्ट्रीज जो थी वो कुछ मतलब पॉकेट प्रोमिनेंट एरिया का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ही प्लेसेस में जो थी इंडस्ट्रीज थी, बाकी सारे ऑल ओवर यूएसएसआर में, ऑल ओवर रशिया में जो था वो आपका एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादातर लोग डिपेंड थे। अब वो कौन सी दो मेन प्लेसेस थी जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप थी, एक सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा मॉस्को, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन अंडर टोक मच ऑफ द प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट पर्सन थे वो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो देखा करते थे, बट जो लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट्स वर्कशॉप, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है, लार्ज फैक्ट्रीज यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, जो लार्ज फैक्ट्रीज थी ज़्यादातर प्रोडक्शन देखते तो क्राफ्टमैन्स थे, लेकिन जो लार्ज बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी वो कहाँ पर होती थी, वो क्राफ्ट वर्कशॉप कहलाती थी एक्चुअली, एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप, उन्हें क्राफ्ट वर्कशॉप कहते थे। और क्राफ्ट का जहाँ पर वर्कशॉप वगैरह लगता था, क्राफ्ट का जहाँ पर काम होता था, वहाँ पर जो है ये आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी ये ज़्यादातर वहाँ पर सेटअप करी गई थी, ठीक है, अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। ओके, कम टू द नेक्स्ट। ना मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s, 1890s के टाइम पे मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890s, तो 1890s के टाइम पे काफ़ी फैक्ट्रीज रशिया में धीरे धीरे जो है वो बनने लगी। व्हेन रशियन रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, तो वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था वो एक्सटेंड हो रहा था, बढ़ रहा था, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज, और बाहर के लोग, फॉरेन के लोग, बाहर के ब्रिटेन, इंग्लैंड या इधर यहाँ वहाँ के लोग जो थे वो ज़्यादातर रशियन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आते जा रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट वो भी चाहते थे, तो ज़्यादा प्रॉफिट उनको भी मिले, तो इस वजह से वो इन्वेस्ट कर रहे थे। इंडस्ट्रीज इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट जो था वो उनका डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा था। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुपल्ड, जो कोल का प्रोडक्शन था क्योंकि लोग बाहर के जो है वो इनकी रशिया की इंडस्ट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे काम, ताकि हमारा अच्छा हो, ठीक है। तो काम हमारा अच्छा हुआ, इस वजह से वो ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, ठीक है। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है किसी भी चीज़ का, कोल का ही नहीं, सिर्फ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो प्रोडक्शन जो था वो अब डबल्ड हो गया था। आयरन और स्टील आउटपुट, यानी आयरन और स्टील जो था ना वो इतना ज़्यादा ऊपर मतलब हायर में उसकी जो है प्रोडक्शन चला गया था, ठीक है, कि जिसकी कोई था ही नहीं थी, ऐसा समझ लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा आयरन और स्टील का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्वाड्रुपल्ड, यानी कि बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और 1900 यानी कि यहाँ पे 20वीं सेंचुरी जब शुरू हुई, ठीक है, इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्ट पर्सन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो यहाँ पर इस दौरान क्या हो क्या रहा था कि फैक्ट्री वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, जो क्राफ्टमैन्स थे जो क्राफ्ट वर्कशॉप में काम कर रहे थे, वो ज़्यादातर इक्वल इन नंबर थे, यानी कि दोनों की जो नंबर्स थे, यानी कि दोनों की जो संख्या थी, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जिसे आप कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे थे वो दोनों के दोनों ही में वो लगभग इक्वल थे, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल आया, यानी कि अगर फैक्ट्री वर्कर्स जो थे मान लीजिए 10,000 थे, ठीक है, तो क्राफ्ट पर्सन मान लीजिए 9,000 के आसपास है, तो लगभग 9,000 या 9,500 रख लो, तो लगभग आसपास ही थे, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी
वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप उस टाइम का एग्जाम्पल लेके अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होंगे इस समय, ठीक है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, तो आपके ये हो गए टाटा है, अंबानी है, इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनकी खुद की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो भी उसकी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो भी वर्क करता है, तो उसको जो है, जो भी फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्क करते हैं, तो उनको सारी जो फैसिलिटी है, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, वर्किंग कंडीशंस उनकी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ उनको सैलरी, वेजेस बहुत अच्छे दिए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कोई मतलब कुछ वो लोग मतलब वर्कर्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें या कुछ ऐसा हो, तो ऐसी वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नहीं था। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लेकिन वो काम जो वर्कर से करवाते थे वो 12 से 18 घंटे उनके वर्किंग आवर्स होते थे, वेजेस उनको इतने अच्छे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये इतना बड़ा रशियन रेवोल्यूशन हुआ। सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे वो, सोशलिस्ट अलग ग्रुप बना, ठीक है। कम्युनिज्म अभी आप आगे देखोगे, कम्युनिस्ट एक अलग ग्रुप बना जब कार्ल मार्क्स आए इसी में, ठीक है। ये लिबरल्स, रेडिकल्स अलग अलग ग्रुप बने क्योंकि बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में चाहिए थे। साथ ही साथ उनको डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, रिपब्लिक कंट्री चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ लार्ज फैक्ट्रीज वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो इनसे भी जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी वो तो गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। सो जो इनसे मतलब जो ये मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले थे, इनसे भी जो बड़ी बड़ी ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले थे, इनकी इंडस्ट्रीज थी लेकिन कोई बहुत खास बड़ी नहीं थी। लेकिन और भी इनसे भी और बड़ी बड़ी लार्ज फैक्ट्रीज थी जो कि सुपरवाइज कर रही थी आपकी गवर्नमेंट के अंडर में थी। और गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस मतलब अच्छा वेजेस जो है, जिसे हम कह सकते हैं अच्छा वेजेस प्रोवाइड करने की कोशिश वो कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट भी उस समय यही थी कि आपके मोनार्की के अंडर में थी और मोनार्की को जो है ख़त्म किया जा रहा था। उसके बाद सोशलिस्ट के अंडर में जो है गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो थे ज़्यादा से कोशिश कर रहे थे कि भाई अच्छा वेजेस मिले और साथ ही साथ लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क्स हो, यानी कि वर्किंग आवर्स जो है, जो उनके इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं उनके 12 से 18 घंटे, तो वो जो है उनके कम किए जाएं, बहुत ज़्यादा उनसे ना काम करवाया जाए। येट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर थे वो जो लोग जो है रूल्स मतलब ब्रोक कर रहे थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। मतलब जो ब्रोक किए जा रहे थे, मतलब फैक्ट्री के इंडस्ट्रीज़ के जो रूल्स जो है जो तोड़ता था, उसको ये जो फैक्ट्री के ओनर्स फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर थे ना, वो इनको रोक नहीं पाते थे, ठीक है। कि जो लोग रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो उनको हम रोकें, उनको मना करें कि आप भाई ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है। इन क्राफ्ट यूनिट्स, जहाँ पे क्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी या क्राफ्ट का काम होता था, वर्किंग डे हैड 15 आवर्स, यानी कि यहाँ पे जो काम करने के जो घंटे थे, आवर्स थे, वो थे आपके 15 आवर्स एंड 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था। और जो क्राफ्ट यूनिट्स थी, जहाँ पे क्राफ्ट का काम हुआ करता था, वहाँ पे उन्हें 15-15 घंटे जो है वो काम करना पड़ता था। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज, यानी कि जो रहने का व्यवस्था थी, जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर जो ये मजदूर वगैरह जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर क्या था, एकोमोडेशन जो था वेरीड था। वेरीड मतलब अलग अलग था, ठीक है। जो वर्कर्स थे उनका एकोमोडेशन का सिस्टम जो था वो अलग था, ठीक है। जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका एकोमोडेशन का जो सिस्टम था वो अलग था, इसलिए यहाँ पे कहा है वेरी, ठीक है। फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज, ठीक है। रूम से अलग अलग रूम्स बने थे, मतलब कुछ को अलग अलग रूम्स दिए हुए थे। रूम्स टू डॉर्मिटोरीज, यानी कहीं कहीं पे डॉर्मिटोरीज थी। डॉर्मिटोरीज यानी कि लाइन से सारे जो है ना, कहीं कहीं पे बेड्स लगे होते हैं। कुछ जो होते हैं भाई सिंगल अलग अलग रूम होते हैं, जहाँ पे 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। और वो जो डॉर्मिटरी होती है वहाँ पर क्या है, लाइन से इस तरीके से बेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। एंड होपफुली आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ पिक्चर्स भी इस तरीके से दी हुई होंगी कि लाइन से बेड लगे हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। सब लोग लाइन से जो है वो वहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है, लेटे हुए हैं। डॉर्मिटरी का फोटो है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये रही आपकी डॉर्मिटरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, एनसीईआरटी में भी आपको पिक्चर मिल जाएगी। और ये है आपकी डॉर्मिटरी। वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन अ डॉर्मिटरी इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, यानी कि ये रशिया से प्री रेवोल्यूशनरी रशिया, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले का जो है ये टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन से पहले का जो टाइम था, वहाँ पर ये वर्कर्स जो है ये बंकरों में इस तरीके के बंकर्स होते थे, इसमें सोते थे, ठीक है। कुछ सो रहे हैं, कुछ के खाली बेड्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता था डॉर्मिटरी। तो वही मैं आपको बता रही थी कि डॉर्मिटरी में जहाँ पर लाइन से आपके बेड्स जो है वो लाइन से, ये देखिए यहाँ तक जो है ये आपके बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर विंडोज़ हैं, ये बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे जो दिख रही हैं ये विंडोज़ हैं,
ठीक है। तो वर्कर्स को इस तरीके की कंडीशन में इस तरीके से ऐसे यहाँ पर रखा जाता था, ठीक है। जिनके अपने घर तो इन वर्कर्स के क्या ही होते थे, जिनके होते थे वो चले जाते थे, नहीं है तो वो सबके सब जो है वर्कर्स सब यहीं रहते थे, ठीक है। कुछ होते थे रूम्स टू डॉर्मेटरी, जो कुछ अलग अलग रूम्स होते थे, जो थोड़े से सही वर्कर्स होते थे तो वो अलग अलग रूम्स जो है अफोर्ड भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन अमंग वर्कर्स। अब वर्कर्स के बीच में मैंने बताया ना, जो कुछ थोड़े से अच्छे वर्कर्स होते थे, ठीक, सो वो अपने रूम्स वगैरह में रहते थे। अब यहाँ पे वर्कर्स का भी जो है ना डिवीजन कर दिया इन लोगों ने, डिवीजन अमंग वर्कर्स। अब वर्कर्स का डिवीजन इन लोगों ने कैसे किया, वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, वर्कर्स को सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद देयर विलेजेस, कुछ जो वर्कर्स थे उनके अपने विलेजेस जो थे, मतलब उनके जो गाँव थे, कंट्री साइड में ज़्यादातर इन लोगों के गाँव होते हैं, ठीक है, कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में ज़्यादातर इनके विलेजेस वगैरह होते हैं, वो कंट्री साइड में होते हैं। कंट्री साइड क्या है, अगर ये मान लीजिए रशिया एंड इट्स एम्पायर है पूरी, जो इसमें छोटी छोटी लैटविया, लिथुआनिया, ये सब कुछ मिला के मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा रशिया का जो है अगर बाउंड्री है, तो ये मान लीजिए जो रशिया जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, हर कंट्री के जो बॉर्डर्स वाले पार्ट होते हैं, तो इन बॉर्डर्स में जो है ये कंट्री साइड वाला एरिया होता है, यहाँ पर इनके ज़्यादातर गाँव होते हैं, ठीक है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक सिंपल और बता देती हूँ, अगर ये आपका रशिया और इट्स एम्पायर है, तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर विलेजेस होंगे। इवन इन अमेरिका एंड कनाडा, अगर हम कनाडा का मैप देखेंगे तो वहाँ पे भी कंट्री साइड बोला ही उसी जगह को जाता है, जो बॉर्डर होता है किसी भी कंट्री का बॉर्डर, कंट्री का बॉर्डर, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है वो कंट्री साइड एरिया जो है वो कहलाता है आपका, ठीक है। एंड वहाँ पर ज़्यादातर जो है आपके विलेजेस होते हैं, इन लोगों के विलेजेस वहीं होते हैं। वाइल अदर हैड परमानेंटली सेटल्ड इन सिटी, कुछ जो थे वो परमानेंटली सिटी में जो है वो सेटल थे, और कुछ के जो थे विलेज से अच्छे स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे। तो जिनके अच्छे स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे तो वो अपने काम वाम करके अपने विलेज चले जाते थे, जो सिटी में परमानेंटली सेटल्स थे वो सिटी चले जाते थे। तो अब यहाँ पर सिटीज़ जो है वो ज़्यादातर इन बिटवीन होती थी, बीच में, कंट्री के बीच में जो है ये यहाँ पर सिटी के लोग ज़्यादातर सेटल रहते थे, ठीक है, यहाँ पर आपकी सिटी होती थी। सो डिवीजन वॉज बेस्ड अपॉन स्किल्स, कुछ स्किल्स के बेस पर भी डिवीजन किया हुआ था। ये डिवीजन कैसा था कि जो विलेज से जिनके स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे वो वर्कर्स अलग हुआ करते थे, और जो परमानेंटली सिटी में सेटल्ड थे वो वर्कर्स अलग हुआ करते थे। ऐसे इस तरीके से इन लोगों को डिवीजन किया था, इस तरीके से इन लोगों को जो है वो डिवाइड किया गया था। दूसरा है स्किल के बेस पे, मतलब यानी कि कौन किस हिसाब से किसके अंदर किस तरह की स्किल है, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन किस तरह से अच्छी स्किल्स अपनी जो है अप्लाई कर रहा है इंडस्ट्री में, उसके बेस पे भी जो है इनको डिवाइड किया गया था। अब वो स्किल्स क्या थी, द मेटल वर्कर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स आपको पता ही है, जो अपने आप को बहुत ही सिंपल वे में अगर हम ले, जो बहुत अपने आप को अमीर समझते थे, ठीक है। ये कुछ अजीब सा हो गया अमीर लिखना, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं हम अमीर, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर समझते थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन जो मेटल का काम करते थे ना, जो वर्कर्स, वो मेटल के काम वो होता था आपका सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक बहुत ही मेन शहर था, सिटी मेन शहर था रशिया का, ठीक है। बाद में इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्रेड कर दिया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे कर दिया था, किस लिए कर दिया था, ठीक है। सो ये रशिया का एक मेन सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, और ये सेंट जो पीटर है यानी कि जीसस क्राइस्ट का एक डेसिपल था, ठीक है, जिसका नाम था सेंट पीटर। सेंट उसे बाद में कहा गया, उसका नाम था पीटर। जब उसकी डेथ हो गई तो उसको संत की उपाधि जो है दी गई है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर होल ऑफ द क्रिश्चियनिटी, उसमें कैथलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गए, सारे आते हैं, ठीक है। तो होल ऑफ द क्रिश्चियनिटी में पीटर को सेंट कहा गया है, सेंट की उपाधि दी गई है, ठीक है। और हिंदी में उसका नाम जो है वो आता है आपका पतरस, ठीक है। ये मैं आपको फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ, कोई आपसे अगर पूछे तो आप ये बता सको, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ कि मैम क्रिश्चियन है तो इसलिए क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रही हैं, तो इस तरीके से इसको मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। सो उसका नाम था पतरस, हिंदी में पतरस बोलते थे, इंग्लिश में सेंट पीटर्स बोलते थे, ठीक है, मतलब पीटर बोलते थे, बाद में उसे सेंट बोला गया। तो वो एक शहर का नाम था ये, उस सेंट पीटर जो आज जो जगह है उसको इसी सेंट पीटर के नाम पे सेंट पीटर्सबर्ग इस शहर का नाम रखा गया। तो वहाँ पे जो मेटल का काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर समझते थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेट का मीनिंग होता है नोबल, ठीक है, नोबल बहुत ज़्यादा हाई बॉर्न, नोबल, और एक और मीनिंग होता है इसका हाई बॉन्ड, बहुत ज़्यादा मतलब हाई सोसाइटी का हाई बॉन्ड, या नोबल तो आपको समझ में आता ही है, जैसे कि फ्रांस में था फर्स्ट और सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो सेकंड स्टेट में आपके आते थे नोबल पर्सन्स, ठीक है, नोबल्स। यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक का मीनिंग एक और भी हो गया, जैसे कि
अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, दिमाग फिर से उतर गया। एक अच्छी नस्ल, ठीक है, एक और वर्ड था इसमें, एक अच्छी नस्ल का मानते थे, ठीक है, अच्छी नस्ल के हैं हम बहुत अच्छी नस्ल के हैं, हम बहुत अभिजात वर्ग, ठीक है, इसको अभिजात भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत अभिजात वर्ग के हैं। एक और सिंपल एक और हिंदी वर्ड है इसका, आप इसे ये भी कह सकते हो, मतलब बहुत खानदानी लोग, ठीक है, खानदानी लोग वो बोलते हैं अपने आप को, जो लाइक जो पीढ़ी से पीढ़ी दर जो है, जिनके एंसेस्टर्स जो हैं वो एक ही कह सकते हो एक ही डायनेस्टी के जो है वो बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे कि कुलीन वर्ग भी बोलते हैं इसको, एक तरीके से कुलीन वर्ग, वो अपने आप को बहुत कुलीन वर्ग का मानते थे, कुलीन वर्ग बहुत ज़्यादा अभिजात, हाई बॉर्न, खानदानी मानते थे। जैसे कि अभी के टाइम पे इंडिया में भी आज भी बहुत सारे किंग्स जो हैं वो आज भी रह रहे हैं, ठीक है, और वो किंग्स जो है मतलब उनके मतलब बच्चों के बच्चे और उनकी फैमिली जो पुराने किंग्स थे तो उनकी जो नस्लें हैं जिसे कहते हैं, उनकी नस्लें जो है वो आज भी उनकी पता नहीं, अब तो मुझे लगता है कि जितने भी किंग्स आज हमारी कंट्री में अभी भी रह रहे हैं, ठीक है, और उनके बड़े बड़े पैलेसेस हैं, महल हैं, वो वहाँ पर आज भी रह रहे हैं। तो उनकी अब तक अगर हम देखें देश आज़ादी से पहले के वो किंग्स थे, तो अब तक हम मान सकते हैं तो छठी, सातवीं या आठवीं किसी की जनरेशन चल रही होगी, किसी की 9वीं जनरेशन चल रही होगी, किसी की 8th जनरेशन चल रही होगी, यानी कि उनकी जनरेशन, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, ठीक है। तो किसी की 8वीं जनरेशन होगी, किसी की 9वीं होगी, किसी की 10वीं जनरेशन भी हो सकती है, ठीक है, 7वीं जनरेशन भी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि वो किस पीरियड के, कौन सी सेंचुरी के वो किंग जो आज भी हमारे इंडिया में है। बहुत सारी प्लेसेस, आप जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर साइड चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, आपको हर पर्टिकुलर प्लेस में आपको उस टाइम के ब्रिटिश टाइम के या मुगल्स टाइम के आपको हिंदू राजा भी मिल जाएंगे, और आपको मुस्लिम मुगल किंग्स आज भी कई प्लेसेस में मुगल किंग्स भी रह रहे हैं, लेकिन वो हैं रूसी रॉयल फैमिली के, ठीक है ना, उनकी जनरेशन। तो यही वो लोग भी, ये मेटल वर्क्स ना, जरा सा मेटल का काम क्या करते थे, तो ये लोग भी अपने आप को बड़ा नोबल समझने लगे थे, हाई बॉन्ड है, खानदानी जिसे आप कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो कुलीन, ठीक है, ठीक है, कुलीन वर्ग के। एज देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि मेटल वर्क का काम करने के लिए किसी भी पर्सन को जो है ना वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसको वो स्किल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो इसी वजह से वो लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फाई मानते थे। डिवीजन अमंग द वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड, वर्कर्स का डिवीजन जो है शोड देमसेल्फ इन ड्रेस, उनकी ड्रेसेस में भी दिखता था, उनके मैनर्स में भी दिखता था। अब डिवीजन ऑफ वर्कर्स कोई मतलब किसी ने किया नहीं था, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट जो थी जब रशिया में पूरा सारा कुछ हैंडल कर रही थी, तो उसी टाइम का है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वर्कर्स का डिवीजन किया, यानी कि उनके बातचीत करने का तरीका भी जो था वो भी अलग था, और उनकी ड्रेसेस भी जो थी बाकी वर्कर्स से जो थी उनकी ड्रेसेस जो थी वो अलग थी, वो डिवीजन कर दिया था, तो इस वजह से, ठीक है, क्योंकि डिवीजन किया था ना। वुमेन वर्कर्स, अब वुमेन वर्कर्स था, उनका भी अपना काफ़ी रोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914, तो 1914 तक कम से कम 31% जो वुमेन्स थी वो फैक्ट्री लेबर थी, यानी कि फैक्ट्री में काम करती थी, 31% लेबर फोर्स वो वुमेन थी, तो 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको भी जो है इन आदमियों से जो है, मैन से जो है कम ही पे किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको जो है ज़्यादा उनको पे जो है वो नहीं किया जाता था, मैन से बहुत कम पे किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्कर्स एसोसिएशन। अब यहाँ पर वर्कर्स की और कुछ एसोसिएशंस बन रही हैं। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन, कुछ वर्कर्स ने जो है अपनी एसोसिएशन भाई बनाना शुरू कर दी, और जिसके वजह से एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, तो वो जो वर्कर्स ने अपनी एसोसिएशन बनाई थी वो बेसिकली जो है कभी भी किसी भी वर्कर के लाइफ में, वर्कर के सामने अगर कोई भी जो है फाइनेंशियल हार्डशिप आती थी, ठीक है, किसी को अगर पैसे की ज़रूरत होती थी, वही होती है फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है, तो क्या होता था उस टाइम पे, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू, तो ये लोग जिन वर्कर्स ने वो एसोसिएशन बनाई थी, वो एसोसिएशन जो था वो उन वर्कर्स की हेल्प करता था, लेकिन इस तरीके की जो एसोसिएशन थी, ये एसोसिएशन जो थी वो बहुत ही कम थी, वेरी फ्यू, ठीक है, वर फ्यू, ठीक है ना, तो बट सच एसोसिएशन वर फ्यू, बहुत कम थी, लेकिन ये लोग हेल्प करते थे, जब भी अगर किसी को ज़रूरत है हेल्प की तो ये लोग हेल्प करते थे, ठीक है ना। यूनिटी अमंग वर्कर्स, वर्कर्स में अच्छी खासी यूनिटी थी, डिवीजन करने के बावजूद भी जो थी, लेकिन वर्कर्स में यूनिटी थी। अब यहीं से ही पता लगता है कि भाई वो वर्कर्स ने, उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, और वो एसोसिएशन जो था वो टाइम पर जो था वर्कर्स की फाइनेंशियली हेल्प करता था, जब भी किसी भी वर्कर को फाइनेंस की ज़रूरत होती थी, ठीक है, तो उस टाइम पे वो हेल्प करता था, ठीक है। सो यूनिटी यहाँ पर क्या दिख रही है वर्कर्स के बीच में, डिस्पाइट डिवीजन वर्कर यूनाइटेड टू स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद द एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशंस, यानी कि जो सारे वर्कर्स हैं ना वो लोग क्या करते थे, मिलकर स्ट्राइक कर देते थे, काम करना बंद कर देते थे, अगर वो डिसएग्री हैं एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर्स मतलब जो बाकी जो उनके हाई पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उनसे काम करवा रहे हैं, वो हो गए यहाँ पर एम्प्लॉयर, ठीक है, तो अगर वो एम्प्लॉयर से जो है डिसएग्री करते थे
जो एम्प्लॉयर्स थे, एम्प्लॉयर यानी कि जो इनके ऊपर थे, जिनको नियुक्त किया था राजा ने, राजा ने नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट की ये एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन लोगों को, जो एम्प्लॉयर्स थे, इन लोगों को नियुक्त किया था वर्कर्स के ऊपर इन लोगों को, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयर की किसी बात से ये लोग असहमत होते थे, इन लोगों को लगता था कि भाई हम इनकी बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन, ऑब्वियसली वर्कर्स जो थे बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते थे, वर्क कंडीशन जो थी वो इनकी सही नहीं थी। तो वर्क कंडीशन की वजह से ये लोग क्या करते थे, मतलब इन लोगों में इतनी यूनिटी थी कि सब मिलकर काम बंद कर देते थे। और स्ट्राइक टू प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1896 से 1897 के बीच में जो है काफ़ी स्ट्राइक्स हुई टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा उद्योग था, ठीक है, कपड़ा उद्योग उसे बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एंड इन द मेटल इंडस्ट्री यानी कि मेटल मतलब धातु इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, 1902 में इसके बीच में जो है बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, क्योंकि ये लोग वर्कर्स की बात नहीं मानते थे, वर्कर्स को वेजेस अच्छा नहीं देते थे, वर्कर्स की कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, 12, 18, 10 घंटे उनसे काम करवाना, ठीक है। तो इसलिए ये लोग जब तब जो है ये लोग जो है वो स्ट्राइक करते ही रहते थे, ठीक है। पीजेंट्स, अब यहाँ पीजेंट्स की भी अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही थी, पीजेंट्स भी पर भी जो है जो जार था या सोसाइटी जो थी वो पीजेंट्स को भी लेकर उनको भी कुछ अच्छा उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा था। चाहे आप जार की बात कर लो, स्पेशली जार, ठीक है, जार यानी कि जो रशियन मोनार्की थी, ठीक है, वो इनके साथ कोई बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही थी। पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर पीजेंट्स की जो अलग प्रॉब्लम क्या थी कि पीजेंट कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर लैंड जो है पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे, लेकिन जो नोबल होते थे और क्राउन यानी कि जो जार है, ठीक है, और जो मोनार्की हैं, जो राजा हैं, किंग हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च होते थे, चर्च जो था उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ज़्यादा प्रॉपर्टी पे चर्च का, क्राउन का, नोबल्स लोगों का, एरिस्टोक्रेट जो थे, ठीक है, लोग रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते थे, उनका जमीनों पे ज़्यादा कब्जा था, लेकिन उस पर काम कौन करता था, उस पर काम जो थे वो पीजेंट्स करते थे, ठीक है, पीजेंट्स ज़्यादातर कल्टिवेट करते थे। दे वर डीपली रिलीजियस, अब पीजेंट्स जो थे ना वो रिलीजियस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। हाउएवर इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, ठीक है, पीजेंट्स रिलीजियस तो थे, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी था कि पीजेंट्स के दिलों में जो है नोबल्स के लिए किसी भी तरीके की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये वाले जो पीजेंट्स थे ना, ये फ्रांस के पीजेंट्स से थोड़े से अलग थे। ये क्या करते थे, अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो ये सीधे के सीधे क्या करते थे, काम धाम सारा कुछ जो है वो छोड़ के बैठ जाते थे, ठीक है, सारा काम छोड़ के बैठ जाते थे, और अपने जो भाई बंधु होते थे उनको भी ये अपने साथ शामिल कर लेते थे। तो ये पीजेंट्स जो रशिया के पीजेंट्स थे वो थोड़े से अलग थे, डीपली रिलीजियस थे, लेकिन कुछ केसेस में कुछ सीन जो ऐसे इनके साथ हुए जहां पर ये लोग नोबिलिटी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे और ना देना चाहते थे। सो नोबल गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज। अभी नोबल्स को जो भी पावर वगैरह मिली हुई थी ना, वो सारी की सारी जो पावर थी वो किस लिए मिली हुई थी, क्योंकि वो जार की जो है क्या करते थे, जार की देयर सर्विसेज, जार की एक तरीके से हम कह सकते हैं नौकरगिरी करते थे, ठीक है, नौकरगिरी करते थे। और दूसरे वे में, दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं थ्रू देयर सर्विसेज। सर्विस यानी कि सर्विस क्या होती थी, सर्विस कुछ नहीं होती थी, ये सिर्फ ये लोग क्या करते थे, बटरिंग, ठीक है, इन लोगों की चलती थी बटरिंग, बस इन लोगों को बटरिंग करना होता था, ठीक है, और बटरिंग करके ही ये सारा कुछ जो है अपना काम करते थे, और जिसकी वजह से जार जो था वो नोबल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार देता था, ठीक है, कि अगर तुम्हें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मतलब सीधा मेरे पास आना, मैं इन लोगों को मतलब जो है पीजेंट्स हैं और ये सारे लोग जो है, मैं इन लोगों को जो है बताता हूँ, मैं बताता हूँ इनको कैसे ठीक करना है, लाइक इन दैट वे, ठीक है। तो ये था, बट नॉट थ्रू लोकल पॉपुलर, अनलाइक इन फ्रांस। लेकिन जार को जो पॉपुलैरिटी मिली थी ना वो नोबल्स की वजह से मिली थी, ठीक है, लेकिन फ्रांस में जो किंग था, फ्रांस को जो है वो पॉपुलैरिटी नोबल्स की वजह से नहीं मिली थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, यानी कि जार को लोकल लोगों की पॉपुलैरिटी की वजह से पॉपुलर, या नोबल्स पॉपुलर, या जार पॉपुलर लोकल लोगों की वजह से नहीं हुआ था, जैसे कि फ्रांस में था, ठीक है। फ्रांस में जो है वो लोकल जो लोग थे, उसी के फ्रांस के जो लोग थे उसके वजह से जो लुई 16 था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो लुई 16 जो था उसके वजह से ज़्यादा पॉपुलर या ज़्यादा पूरे यूरोप में पॉपुलराइज हुआ, पूरे यूरोप में ज़्यादा वो फेमस हुआ। तो इन रशिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। पीजेंट्स, रशिया में पीजेंट ज़्यादातर यही चाहते थे कि जितना भी लैंड है, जितनी भी ज़मीन है, वो सारा का सारा लैंड जो है वो उनको दिया जाए, जो कि लैंड जो है आपका किसके हाथ में है, रॉयल किंग के हाथ में है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो क्राउन के हाथ में है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के पास है, और नोबल्स के पास जो है ज़्यादातर लैंड था। तो वो लोग ये चाहते थे कि भाई ज़्यादा जो लैंड जो है वो ज़्यादा हमें दिया जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड। अब जब भाई उनकी बात नहीं सुनी गई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है रेंट देने से मना कर दिया था, कि मतलब जो जिस ज़मीन पे ये मतलब ये लोग काम भी करते थे और ये लोग रेंट भी पे करते थे, ठीक है, पैसा भी देते थे, ठीक है ना। सो ये वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और
ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि एक तो वो तुम्हारी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तुम्हें उल्टा और उनको पैसा देना चाहिए, तो उल्टा बेचारे वो जो पीजेंट्स थे वो उल्टा इनको और रेंट देते थे। तो इन्होंने क्या किया, अब इनका हो गया दिमाग खराब, ठीक है। तो क्योंकि रशिया के पीजेंट्स जो थे वो फ्रांस के पीजेंट्स से काफ़ी अलग थे। फ्रांस के पीजेंट्स बेचारे दब जाते थे, दबाया कुचला जाता भी था उनको, और वो दब भी जाते थे, डर भी जाते थे, ठीक है। इन्होंने रेंट देने से मना कर दिया, पे करने से मना कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, लिया लैंडलॉर्ड्स को, और लैंडलॉर्ड्स को जो जमींदार वही कुलीन वर्ग थे जिनके पास सारी जमीन थी, उनको दे दनादन इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया एंड मर्डर करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर इस तरीके का नहीं था, फ्रांस में इतना नहीं पीजेंट्स कर पाते थे। अब क्या हुआ, 1902 में दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। अब साउथ रशिया में ये जो चीज़ थी वो बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है होने लगी। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और 1902 में तो ये साउथ रशिया में बहुत लार्ज स्केल पे होने लगी ये सारी चीज़ें, और 1905 तक जो है पूरे के पूरे रशिया में क्या होने लगा, मर्डर ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड का मर्डर्ड लैंडलॉर्ड। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटना बनती चली गई, बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने लैंडलॉर्ड को दे दनादन मारना शुरू कर दिया। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। अब यहाँ पर वही है कि भाई रशियन पीजेंट्स जो थे वो यूरोपियन पीजेंट्स से काफ़ी अलग थे, जो मैं अभी तक कहती हुई आ रही थी आपसे कि रशियन पीजेंट्स जो थे वो किसी की नहीं सुनते थे जब उनका दिमाग खराब हो जाता था, स्ट्राइक्स भी करते थे, उन्होंने रेंट पे करने से भी मना कर दिया। उन्होंने जब देखा उन्होंने कि ये जो कुलीन वर्ग है, एरिस्टोक्रेट है, नोबल्स हैं, ये जब इनकी बात नहीं मान रहे हैं और ज़मीन पे हम काम भी कर रहे हैं, ज़मीन में हम रेंट भी देते हैं, और लेकिन ये लोग हमें कोई भी किसी भी तरीके का कुछ नहीं दे रहे हैं, इन लोगों ने मारना भी शुरू कर दिया और लैंडलॉर्ड्स। लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ पीजेंट्स नहीं कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया फ्रांस में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी, लेकिन रशिया के जो पीजेंट्स थे उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दैट इज वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन peasants in another way. Okay, they pooled their land together periodically and their commune मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंगली टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। इन्होंने क्या किया, टाइम पर, यानी कि पीजेंट्स ने, यहाँ के जो रशिया के जो पीजेंट्स थे, इन्होंने समय समय पर अपनी भूमि को एक साथ एकत्रित किया, सारी भूमि को एक साथ किया, ठीक है। जितनी लैंड थी पूरी की पूरी लैंड को इन्होंने जो है एक साथ, और इनके जो कम्यून थे, कम्यून यानी मीर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता, कम्यून यानी कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी ये कम्यून रशिया में, जो कि साथ मिल के जो है रहते हैं, साथ मिलके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशंस जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। इन ये कम्युनिटी है, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी एंड डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। और फिर क्या किया, इस कम्युनिटी ने क्या किया, पूरी की पूरी जो लैंड थी उसे व्यक्तिगत परिवारों की ज़रूरतों के अनुसार उस लैंड को जो है वो विभाजित कर दिया। मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत है, वो जितना भी लैंड था, जो नोबल्स का लैंड था, ज़बरदस्ती उन्होंने सब अपने में मिला लिया, ज़बरदस्ती से। हाँ, वो कोई नोबल्स वोबल से किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, सबको मिलाया, एकत्रित किया, और जिस फैमिली को जितनी जितनी लैंड की, उनकी जितनी बड़ी फैमिली है उसको बड़ा लैंड दिया, जिसकी छोटी फैमिली उसको उस हिसाब से दिया, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है सारा का सारा लैंड इन लोगों ने जो है विभाजित कर दिया, सबका सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये थे रशिया के पीजेंट्स जिन्होंने ये सारा कुछ किया। नाउ नेक्स्ट आपकी को जो है 2 क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड स्टिल जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारे चैप्टर्स जो है इस चैनल पे आपको मिलते रहें, जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम करवाते रहेंगे एनसीईआरटी की। एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो कमिंग चैप्टर्स जो भी हैं, जो भी अपडेट्स हैं, सारी की सारी अपडेट्स जो है आपको आपके फ़ोन पे जो है सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा, जो फ्रेंड्स आपके 9th और 10th में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आई एम टीचिंग क्लास 8th to 10th सोशल स्टडी, होल ऑफ द सोशल स्टडी, एंड 11th एंड 12th की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मैं इस चैनल पर लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ अ वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो वुमेन सफरेज मूवमेंट के सपोर्ट में कौन सा ग्रुप था, लिबरल था, रेडिकल था, कंजर्वेटिव था, या कोई भी नहीं था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दे दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव कम्युनिटी दैट रॉबर्ट ओवेन sought to build। रॉबर्ट ओवेन ने कौन सी कोऑपरेटिव कम्युनिटी सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। सो उसका नाम भी, ये 4 ऑप्शंस है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडियाना यूएसए, न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नन ऑफ द अबव। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड वो है आपका सोशलिज्म इन रशिया। तो सोशलिज्म रशिया में किस तरीके से स्प्रेड हुआ, तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि सोशलिज्म ने क्या रशिया में इम्पैक्ट छोड़ा, क्या रीज़न थे कि सोशलिज्म जो था वो इतना स्प्रेड हुआ, लोगों की क्या थिंकिंग थी सोशलिज्म को लेकर, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, अब सोशलिज्म को लेकर क्या हुआ कि यहाँ पर एक वर्कर्स पार्टी बनाई गई, ठीक है, सोशलिज्म से रिलेटेड था। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल बिफोर 1914।
सो 1914 से पहले तक जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी बिफोर 1914 से पहले जितने भी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टी रशिया में जितनी भी थी, वो सारी जो है इलीगल करार दी जाती थी। मतलब कोई भी अगर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बनाएगा तो वो इलीगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इन 1898 में द फॉलोइंग द मार्क्स प्रिंसिपल सोशलिस्ट्स फाउंड अ सोशल डेमोक्रेट वर्कर्स पार्टी। 1898 में क्या हुआ कि जो लोग जो थे मार्क्स को फॉलो करते थे, ठीक है, मार्क्स को जो लोग फॉलो करते थे, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वो सोशलिस्ट कहलाए, ठीक है। फाउंडेड अ सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, वो सोशलिस्ट तो कहलाई, साथ में उन्होंने एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो, या आप इसके अलावा ये भी कह सकते हो कि सोशलिस्ट वर्कर पार्टी को बनाया गया, ठीक है। सो ये था मतलब उस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज का जो हाल था वो आप कह सकते हो कि इस तरीके का था, ठीक है। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी थी उसको भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के वजह से जो है इसको भी जो है इलीगल बोल दिया गया, ठीक है, कि भाई ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. तो कुछ रशियन सोशलिस्ट थे, मतलब सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग या वो ये फेल्ट करते थे, वो ये सोचते थे कि जो रशियन पीजेंट्स है इन्होंने ये जो लैंड डिवाइड करने वाला, प्रीवियसली मैंने बताया था ना, लैंड जो है वो डिवाइड कर दिया, जितना जिसकी जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से लैंड को डिवाइड कर दिया। तो वो ये सोचते थे कि तो लैंड जो डिवाइड हुआ है पीरियोडिकली मेड दैम नेचुरल, तो ये मतलब उनको, उन लोगों को, यानी कि उन स्पेशली उन पीजेंट्स को जो है नेचुरली सोशलिस्ट बना दिया है, क्योंकि जो उन्होंने लैंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है सब में। सो इससे वो नेचुरली सोशलिस्ट बन गए, इससे उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स, अब यहाँ पर पीजेंट्स की बात हो रही है, नॉट वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर, यहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो रेवोल्यूशन के मेन सोर्स कहलाए गए, ठीक है। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन द अदर कंट्री, और बाकी कंट्री के अकॉर्डिंगली रशिया जो था वो बहुत जल्दी जो है वो सोशलिस्ट बनता जा रहा था, ठीक है। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी दे वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, और पूरी मतलब 19th सेंचुरी के दौरान, मतलब पूरी 19th सेंचुरी में ये जो सोशलिस्ट लोग थे ये एक्टिव रहते थे, एक्टिव यानी अपना काम ये करते रहते थे, लोगों को सोशलिज्म के बारे में बताते रहते थे, और अपने और लोगों को सोशलिज्म जो है उनकी जो पार्टी है उससे जो है जोड़ने में भी ये कामयाब रहते थे, ठीक है। और ये ज़्यादातर कंट्री साइड में ज़्यादा एक्टिव थे। कंट्री साइड मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जो यूरोप का एक्चुअली अभी ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो यूरोप का आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं, सो बेसिकली कंट्री साइड वाला एरिया वो होता है, जैसे प्रीवियसली ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट इट, कि जो बाउंड्रीज होती हैं, और उस टाइम पे रशिया की ऐसे कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं थी, लेकिन जो मतलब जो कह सकते हो आप बाउंड्रीज ही कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी किंगडम्स जो थी उसने, रशिया ने बहुत सारी किंगडम्स को अपने अंडर में किया हुआ था। जो बॉर्डर होता है, जो किनारे साइड्स होते हैं जहाँ पर विलेज वगैरह एरिया होता है, तो वहाँ उस साइड को कंट्री साइड एरिया कहते हैं, ठीक है। सो जो कंट्री साइड वाला एरिया था वहाँ पर ज़्यादा ये लोग एक्टिव थे, एंड इन 1900 में दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और इसी दौरान 1900 में इन्होंने ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी एक बना ली थी, ठीक है। पहले ये हुआ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, वो इलीगल हो गया, तो उसके बाद फिर 1900 के बाद फिर इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, ठीक है। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स, तो ये पार्टी ज़्यादातर पीजेंट्स के राइट को लेके फाइट करती थी गवर्नमेंट से, ठीक है, मतलब कि भाई पीजेंट्स के जो राइट्स है वो उन्हें मिले, और साथ ही साथ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए, उनका प्रॉपर प्रोडक्शन उनके पास जाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नो डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स, मतलब इनका यही डिमांड था, भाई लैंड जो था वो नोबल्स को ही बिलोंग करता था, और किसी को तो ये लोग लैंड देते नहीं थे, ठीक है। तो लैंड जो नोबल्स को बिलोंग करता है, जो लैंड नोबल्स के पास है, शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, तो ये इनकी डिमांड थी कि भाई वो लैंड जो है पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। सो ये रेवोल्यूशनरी पार्टी की, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की ये जो थी डिमांड थी। नेक्स्ट, सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। अच्छा, ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, कुछ जो लोग थे ना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, तो कुछ लोग उसी पार्टी में रह गए थे, और यहाँ मार्क्स ने ये दूसरी पार्टी बना ली थी, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी अब अलग थी, और सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, डेमोक्रेट्स जो थे, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, वो अलग थे। तो ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी से, जो उन्होंने पीजेंट्स को लेकर जो डिमांड रखी थी, इससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, यहाँ पर कह सकते हैं डिसएग्री, मतलब उनको इनका ये कि नोबल्स का सारा लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे दिया जाए, ये बात इनको ज़्यादा पसंद नहीं आई, ठीक है। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, तो लेनिन को यही फील हो रहा था कि भाई ये जो पीजेंट्स हैं ये एक यूनाइटेड ग्रुप में तो है नहीं, ठीक है, एक कैनॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट।
तो मतलब सारे जो पीजेंट्स थे वो एक ही पार्टी में नहीं थे, कुछ डेमोक्रेटिक उसमें थे, मतलब पीजेंट्स या पीजेंट्स को फेवर करने वाले या सोशल सोसाइटी को चेंज करने वाले, ठीक है, और कुछ जो थे वो आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी में थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेनिन को मतलब यही समझ आ रहा था कि भाई सारे पीजेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड ग्रुप में तो है नहीं, सारे पीजेंट्स का एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, सो कैन नॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, तो इसलिए ये सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। इन लोगों को यही समझ आ रहा था। मतलब लेनिन जो था, लेनिन को यही बात जो है दिखाई दे रही थी, जो चल रहा था रशिया में, जो चीजें हो रही थी उसके बेस पे वो ये सब कुछ अपने माइंड में सोच रहा था, ठीक है। सम वर पुअर एंड अदर रिच, कुछ पीजेंट्स पुअर थे, कुछ पीजेंट्स जो थे भाई वो रिच थे, ठीक है। नाउ सम वर्कड एज लेबरर, और उस यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हुई कि कुछ जो है वो एज अ लेबरर, पीजेंट्स जो है वो लेबरर के जैसे काम कर रहे हैं, वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, और कुछ जो थे वो कैपिटलिस्ट थे जो कि अपने लैंड पे या अपनी स्पेशली लैंड पे, ठीक है, पीजेंट्स वाला पार्ट अगर हम देखें, कुछ पीजेंट्स जो थे वो रिच भी हुआ करते थे, ठीक है, काफी पैसा होता था उनके पास। तो यही वो कह रहा है, कुछ जो थे सम अदर्स वर कैपिटलिस्ट, अदर्स मतलब बाकी जो थे वो कैपिटलिस्ट थे, तो वो जो कैपिटलिस्ट थे वो अपने यहाँ ही वर्कर्स एम्प्लॉयड कर रहे थे। तो इसमें पीजेंट्स के बीच में एक रिच और पुअर वाला जो था वो डिफरेंसेस आ गए थे, ठीक है, कि कुछ पीजेंट्स रिच थे, कुछ पीजेंट्स पुअर थे, ठीक है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर पार्टी जो थी वो एक स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बन रही है, उस पर जो है वो डिवाइड होने लगी पार्टी, ठीक है। अब जो लेनिन के फेवर में थे, कुछ मेंशेविक और बोल्शेविक करके दो पार्टीज बनी, वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, एक ग्रुप बना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पीजेंट्स का ही ग्रुप बनाइए, ठीक है। जो हु लेड बोल्शेविक ग्रुप, बोल्शेविक एक ग्रुप बना, दूसरा बनता है आपका मेंशेविक। तो बोल्शेविक और बोल्शेविक वाला जो ग्रुप था उसके लीडर थे आपके लेनिन, ठीक है, एंड दो दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, और ये बहुत ही रिप्रेसिव सोसाइटी थी। लेनिन जो था बहुत मतलब सबको खत्म करने वाला टाइप का था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, पार्टी बहुत डिसिप्लिन थी, लाइक ज़ारिस्ट, जैसे कि वो राजा था, ठीक है, जो जार था रशिया का, जो राजा था, मोनार्की जो स्टैब्लिश करता था, और जो उसके खिलाफ जाता था उसे कुचल देना, रिप्रेस कर देना। तो लेनिन का भी कुछ जो है इसी तरीके की लेनिन की भी चीजें थी, ठीक है, और शुड बी डिसिप्लिन थी, उसकी पार्टी बहुत डिसिप्लिन थी, एंड शुड कंट्रोल द नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, और वो अपनी पार्टी में लिमिटेड नंबर में उसने मेंबर्स बनाए हुए थे, और अपनी पार्टी की मेंबर्स की जो क्वालिटी थी बड़ा वो जो है ना मेंटेन करके रखता था, कि भाई जो मेरी पार्टी में जो भी मेंबर्स हैं वो मेंटेन रहें, ठीक है, और कंट्रोल करता था, नंबर ऑफ मेंबर्स पर कंट्रोल करता था, अपनी पार्टी पे कंट्रोल करता था। अदर दूसरी पार्टी थी आपकी मेंशेविक, दो दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, और जो दूसरी पार्टी थी वो थी आपकी मेंशेविक, और मेंशेविक जो थी पार्टी वो सबके लिए ओपन थी, इसमें सब कोई जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो, जूम कर देते हैं, मेंशेविक और बोल्शेविक के जो वो थे सिंबल्स वो किस तरीके के थे। तो ये है आपका मेंशेविक का सिंबल, ठीक है, लीडर, ठीक है, अभी आगे हम स्टडी कर लेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट पे ज्यादा, मतलब कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्युनिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे, तो ये कम्युनिस्ट का जो साइन आप यहाँ पर देख रहे हो राइट साइड में, ठीक है, मेरे राइट साइड में, ये जो है आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। सो ये आपका कम्युनिस्ट का साइन होता था, तो इसको कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट को फेवर करते थे, ठीक है, तो ये वो साइन है बोल्शेविक का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पर बोल्शेविक और मेंशेविक में डिफरेंसेस क्या थे, ठीक है, क्या डिफरेंसेस थे बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों ही पार्टी में। बोल्शेविक जो मेजॉरिटी ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत सारे लोग थे। मेंशेविक जो था वो माइनॉरिटी ग्रुप था, यानी कि कम लोग थे उसमें, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, इसमें लेनिन थे बोल्शेविक के लीडर, ठीक है, और मेंशेविक के लीडर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जूलियस मार्टोव थे, टॉल्स्टॉय नहीं, जूलियस मार्टोव, ठीक है, एंड वांटेड टू वर्क फॉर रेवोल्यूशन। बोल्शेविक जो था वो रेवोल्यूशन करके जो है काम करना चाहता था रशिया में, ठीक है, कि हम रेवोल्यूशन लेकर आएं और मतलब लड़ाई झगड़ा रेवोल्यूशन करें, ठीक है, इस तरीके से हम जो है सोसाइटी को चेंज करें, सोशलिज्म लेकर आएं एंड ऑल दैट, ठीक है। दूसरा था मेंशेविक, बिलीव इन ग्रेजुअल चेंजेस। मेंशेविक जो था वो किस पे बिलीव करता था, कि बिलीव इन अ ग्रेजुअल चेंज एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, प्रॉपर इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, लेकिन ग्रेजुअल चेंज आए, यानी कि बिलीव इन अ स्लो चेंज, धीरे धीरे चेंज आए, एकदम से कोई रेवोल्यूशन करके जो है चेंज नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो मेंशेविक इस बात पे बिलीव करता था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो एंड ऑल दिस। इधर बोल्शेविक जो थे वो बिलीव करते थे फेवर अ डिसिप्लिन पार्टी, पार्टी बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए, कमांड टू कंट्रोल द मेंबर्स एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब मेंबर्स को जो है हम कमांड कर सकें अच्छे से, उनके ऊपर हमारा पूरा दबदबा हो, लाइक इन दिस सेंस, ठीक है, एंड मेंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, और जो क्वालिटी होनी चाहिए मेंबर्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कुछ ही मेंबर्स होने चाहिए, बहुत सारे मेंबर्स
तो नहीं होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर यानी कि मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको बहुत सारी नॉलेज हो, क्वालिटी हो मेंबर्स की, बहुत अच्छी उनको नॉलेज हो, एंड इस वजह से वो मेंबर्स चाहते थे। लिबरल एंड वाज ओपन टू ऑल। अच्छा, यहाँ क्या था मेंशेविक में कि लिबरल थे ये लोग, चेंजेस किसी भी तरीके के चेंजेस के साथ एक्सेप्टेबल थे और सबके लिए ओपन था। ओपन टू ऑल वाज ओपन टू ऑल यानी कि कोई क्वालिफाइड हो या ना हो, या किसी को बस वो ये हो कि वो सोशलिज्म को सपोर्ट करे, पीजेंट्स को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन बोल्शेविक लेनिन क्या चाहते थे, बड़ी हाई क्वालिफिकेशन वाले मेंबर्स उनकी पार्टी में होने चाहिए। ठीक है, नाउ वांटेड टू ट्रांसफॉर्म रशियन सोसाइटी थ्रू फोर्स इफ नेसेसरी। लेनिन ये चाहते थे, बोल्शेविक ये चाहते थे उनकी पार्टी की, तो मतलब जो वो चाहते थे उनके थिंकिंग से जो लोग मतलब उनकी थिंकिंग से जो लोग मैच करते थे वो बोल्शेविक पार्टी में चले गए सारे के सारे, ये सोच लीजिए आप। ठीक है ना, सो वो सब के सब लोग ये चाहते थे कि रशियन सोसाइटी को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना है, चाहे भले ही हमें फोर्स के थ्रू करना पड़े, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो हम फोर्स के थ्रू, मतलब ताकत के थ्रू या आर्मी के थ्रू या जबरदस्ती हम रशियन सोसाइटी को चेंज करेंगे जरूरत पड़ने पर। यहाँ पर मेंशेविक ये चाहते थे, वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन एंड रिफॉर्म अमंग वर्कर्स। और ये सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में हम एजुकेशन पहुँचाएं, सोसाइटी को पढ़ा लिखा बनाएं, और सोसाइटी जब पढ़ी लिखी होगी तो अपने आप ही धीरे 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 सोशलिज्म जो है वो स्प्रेड होगा। तो ये ऐसा मानते थे कि सोसाइटी जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वर्कर्स और रिफॉर्मर सब पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी सोसाइटी चेंज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अ ट्रिब्युलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट था इसमें हमारा 20th सेंचुरी, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया जो था वो एक ऑटोक्रेसी में जो है ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ उसमें जो है वो जी रहा था। एज द जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, मतलब बहुत ऑटोक्रेसी में जी रहा था, जो जार की मर्जी होती थी वही वो करता था, यानी कि जो किंग की मर्जी होती थी, जो मोनार्की चाहे वही होता था। ठीक है, तो जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। जार जो था वो ये नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट बने, डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक हो, मिनिस्टर्स बने, इलेक्शन हो, नेशनल असेंबली बने, ऑल दीज थिंग्स वो नहीं चाहता था। सेकंड है आपका लिबरल्स इन रशिया, जो रशिया में जो लिबरल्स थे टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स को जो लोग सपोर्ट करते थे उनके साथ मिलके, एंड सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ मिलके वर्कड विद पीजेंट्स, पीजेंट्स के लिए काम कर रहे थे, एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, और वो वर्कर्स जो रेवोल्यूशन के टाइम पर उनके साथ थे, ये सारे के सारे एक साथ आ गए थे। कौन कौन? लिबरल्स इन रशिया टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स। सोशल डेमोक्रेट्स को जो लोग सपोर्ट करते थे, सोशल डेमोक्रेट्स जो थे क्या थे, वो इस बात के फेवर में नहीं थे ना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की इस बात के लिए फेवर में नहीं थे कि जो उनकी ज़मीन है, नोबल्स की जो ज़मीन है वो सारी की सारी जो है पीजेंट्स को दे दी जाए, बस वो इस बात के फेवर में नहीं थे। ठीक है, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे, वो डिसएग्री करते थे। लेकिन फिर भी इन सब ने मिलकर साथ ही साथ वर्कर्स विद पीजेंट्स, पीजेंट्स के साथ वर्कर्स भी आ गए थे, एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, और वो वर्कर्स अलग से जिन्होंने रेवोल्यूशंस में काम किया था, ये सबके सब एक साथ मिलके आ गए। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, 1905 में मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1905 में इन सभी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए डिमांड करी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश को काम करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को काम करना चाहिए, साथ ही साथ हमारे देश के राजाओं को या हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ये डिमांड रखी इन लोगों ने। नाउ दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट, इनको सपोर्ट किया जा रहा था नेशनलिस्ट के द्वारा। ठीक है, नेशनलिस्ट कौन थे? इन पोलैंड फॉर इंस्टेंट, मतलब पोलैंड में जो नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे थे ये वो लोग थे। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जेहादिस्ट, जो वो एरियाज जहाँ पर मुस्लिमों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ था, यानी कि जो मुस्लिम बहुत सारी प्लेसेस को, यानी कि ऑटोमन एम्पायर भी कह सकते हो आप, एरियाज बाय जेहादिस्ट। जेहादिस्ट क्या है? मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर के अंदर जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स रह रहे थे, यानी कि वो कुछ मुस्लिम लोग रह रहे थे जो कि रशिया के लोगों के साथ थे, रशियन रिफॉर्मर्स बन गए थे वो, मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स बन गए थे, ये मुस्लिम थे लेकिन रशिया के वर्कर्स और पीजेंट्स के जो वो रेवोल्यूशन कर रहे थे उसमें ये लोग भी शामिल थे, तो इनको जेहादिस्ट कहा जाता था। ठीक है, जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे रशियन एम्पायर के अंदर, तो और साथ ही साथ इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जेहादिस्ट, और ये जो थे उन जगहों पर रह रहे थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, यानी कि जहाँ पर मुस्लिमों ने कब्जा किया हुआ था उन जगहों पर रह रहे थे रशिया। कुछ ऐसी भी प्लेसेस थी जो रशियन एम्पायर के अंदर थी लेकिन वहाँ पर जो है मुस्लिम्स ने कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम्स भी, रशिया में पहले आपको बताया कि मुस्लिम्स भी रहते थे। ठीक है, तो ये वो मुस्लिम्स भी थे जो कि रशिया के पीजेंट्स और वर्कर के लिए रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो इसलिए इनको ये कहा गया। ठीक है, मुस्लिम रिफॉर्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नाउ द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर। ये जो ईयर था 1904 वाला जो ईयर था वो पर्टिकुलरली बहुत ही बुरा रहा रशियन वर्कर्स के लिए, बैड साल रहा 1904 का। क्या था कि प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रो सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए थे, एसेंशियल जो गुड्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट जो गुड्स थी, उनके प्राइजेस बढ़ गए थे बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। और वेजेस जो थे उनके डिक्लाइन हो गए 20%, मतलब उनकी सैलरी जो थी लोगों की, स्पेशली रशियन वर्कर्स की सैलरी कम हो गई 20%, और प्राइजेस जो थी चीज़ों के, गुड्स के, प्रोडक्ट के जो प्राइजेस थे वो बढ़ा दिए, ठीक है, ऑब्वियसली रशियन गवर्नमेंट ने। द मेंबर ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और जो मेंबर्स थे, जो वर्कर्स की एसोसिएशन खुली थी ना, उनके जो वर्कर्स थे, वो वर्कर्स जो थे वो जल्दी से जल्दी मतलब बहुत जल्दी बढ़ने लगे। वर्कर्स जो मेंबरशिप थी, वर्कर्स एसोसिएशन जो बनाई थी, वहाँ पे जो उस एसोसिएशन में जो मेंबर्स थे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स थे, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। बहुत बहुत लोगों ने और आके जो है ज्वाइन कर लिया वर्कर्स एसोसिएशन। ये मान लीजिए आप, मतलब मान नहीं लीजिए, मीन्स टू से ये समझिए यहाँ पर कहने का मतलब है। द मेंबर ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, अच्छा ये हो गया। व्हेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, रशियन वर्कर्स जो थे उनकी जो असेंबली थी जिसमें कि 4 मेंबर्स ने क्या किया था, वर फोर्सफुली डिसमिस्ड इन 1904 एट द पुचिलोव आयरन वर्क्स, देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। तो उनको जो था फोर्सिबली जो था डिसमिस कर दिया था इस असेंबली से, रशियन वर्कर असेंबली से फोर्सिबली उनको निकाल दिया था, ठीक है। एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स, ये एक जगह का नाम है पुटिलोव, जहाँ पर आयरन का काम होता था, ठीक है। तो उस जगह से जबरदस्ती उन 4 मेंबर्स को निकाल दिया, एंड देयर वर कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और इसके बाद ही जो है फिर रशिया में इंडस्ट्रियल एक्शंस होने लगे, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आप कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो होने लगे, ठीक है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को लेकर लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स, अब नेक्स्ट फ्यू डेज तक, इसके बाद कई दिनों तक 1,10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डेज। वो सेंट पीटर्सबर्ग गए और उन्होंने डिमांड किया कि हमारे वर्किंग डे टू 8 आवर्स, वर्किंग डेज जो है वो कम कर दिए जाए, रिडक्शन किया जाए इन द वर्किंग डेज टू 8 आवर्स कर दिए जाए, ठीक है, क्योंकि उनके 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे काम करवाया जाता था। इंक्रीज इन वेजेस, वेजेस में इंक्रीमेंट हो, वेजेस सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, एंड इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। और जिन कंडीशंस में हम काम करते हैं वो कंडीशंस भी जो है बहुत खतरनाक है, बहुत ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो वर्किंग कंडीशंस भी जो है हमारी सुधारी जाए, ठीक है। सो ये यहाँ तक था, ये सारी इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लडी संडे। नेक्स्ट हम आ गए हैं ब्लडी संडे, जो कि बहुत ही क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा आ रहा है आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही फेमस रहा है ये ब्लडी संडे रशिया की हिस्ट्री में की अगर हम बात करें। सो व्हेन द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर, यही जो प्रोसेशन था 1,10,000 वाला जो प्रोसेशन था, ये पूरा का पूरा सेंट पीटर्सबर्ग चलता जा रहा था। और जब इस प्रोसेशन में वर्कर लेड बाई फादर गैपॉन, फादर जो थे वहाँ के एक फादर थे गैपॉन, वो इसके लीडर थे, रीच द विंटर पैलेस। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग से जब ये विंटर पैलेस राजा के वो महल के पास पहुंचे, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉस्कस, ठीक है। यहाँ पर पुलिस ने और बाकी जो गार्ड्स होते थे, राजा के जो गार्ड्स वगैरह होते थे, उन लोगों ने इन पर जो है, ये लोग एक पीसफुल प्रोफेशन कर रहे थे और फिर भी इन लोगों पर जो है अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 तो मरी गए ऑन द स्पॉट, एंड अबाउट 300 या शायद उससे ज़्यादा भी जो है वुंडेड होंगे। ये तो ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल उन्होंने दिया है, उससे ज़्यादा मरे भी होंगे, उससे ज़्यादा घायल भी हुए होंगे, ठीक है। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, क्योंकि ये दिन जो था वो संडे के दिन हुआ था, और संडे जो है क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही होली डे माना जाता है, क्योंकि उस दिन उनके चर्चेस लगते हैं, चर्चेस में प्रेयर होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ट्रेडिशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी कंट्रीज और चर्चेस जो है ये सब कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है। इवन उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही थी, ठीक है, चर्चेस लगे हुए थे रशिया के जगह जगह, लेकिन यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। और संडे के दिन हुआ था, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एज अ 1905 रेवोल्यूशन। और इसी के बाद बहुत छोटे छोटे इवेंट्स होने लगे, बहुत छोटे छोटे रेवोल्यूशंस होने लगे रशिया में, जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे, एंड दिस इज टू बी नोन एज 1905 रेवोल्यूशन। और इसको बाद में कहा गया रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन कोई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन से नहीं हुआ है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो रशियन रेवोल्यूशन भी इसी तरीके से हुआ है ब्लडी संडे के बाद। और ब्लडी संडे से पहले भी बहुत छोटे छोटे इवेंट्स हुए, और इसके बाद छोटे छोटे रेवोल्यूशंस होते गए, इवेंट्स होते गए, स्ट्राइक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एंड दिस होल टू बी नोन एज रशियन रेवोल्यूशन, ओके। अच्छा, आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लडी संडे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। नाउ स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, और इसके बाद जो है पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स, हर जगह वर्कर्स ने जो है काम करना बंद कर दिया, पीसेंट्स ने जो है काम करना बंद कर दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई, शट डाउन हो गई, क्लोज डाउन, एंड द स्टूडेंट्स बॉडी स्टेज वॉकआउट। और स्टूडेंट बॉडीज यानी कि स्टूडेंट की जो अपनी यूनियन लीडर थी, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेजेस वगैरह जाना बंद कर दिया, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, कि उनको भी जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही है जो उनको सिविल लिबर्टीज जो है वो मिलनी चाहिए। तो इस बात को लेकर स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक वगैरह कर दिया, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई और कॉलेजेस बंद हो गए, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टैब्लिश यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अब क्या हुआ, पीजेंट्स और वर्कर्स की चीज़ों को रशिया के लोग जो थे बुरी तरीके से बौखला गए, और बौखलाने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज हुई, सबने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉयर्स, डॉक्टर और जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने एक के बाद एक यूनियंस जो है वो स्टैब्लिश करी। यूनियंस यानी कि अपने अपने ग्रुप फटाफट उन्होंने बनाना शुरू कर दिए और डिमांड करी कि भाई अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी ही चाहिए, यानी कि अब तो भैया असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और आपके सबको वोटिंग का वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, मतलब डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट, ये सब कुछ की डिमांड जो है लोगों ने, पूरे लॉयर्स, डॉक्टर, जितने पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अनपढ़, सब ने जो है इस चीज़ की डिमांड जो है वो शुरू कर दी। ठीक है, ऑन स्ट्राइक, यानी कि सारे के सारे लॉयर, डॉक्टर, मिडिल क्लास, सब सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, अब क्या होना था वो तो होना ही था। ठीक है, जो भी होना था। खैर, डिसमिसल ऑफ डूमा, डिसमिस। अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन, 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। जार ने क्या किया, यहाँ पर एक सलाहकार रखा, एक निर्वाचित सलाहकार, यानी कि एक सलाहकार को निर्वाचित किया, मतलब उसको अपॉइंट किया, यहाँ पर कह सकते हैं अपॉइंट करके उससे बोला भाई पार्लियामेंट और डूमा का जो है ये सेटलमेंट, यानी कि इसके डूमा के, यानी कि रशिया में पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। ठीक है, उनके यहाँ पर उनकी लैंग्वेज कह लो या कुछ भी कह लो, वहाँ की पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। तो डूमा बनाने के लिए उसने निर्माण की अनुमति दे दी कि भाई डूमा ठीक है आप बनाओ। निर्माण के लिए उसने दे दिया, एक सलाहकार को अपॉइंट किया और निर्माण की अनुमति दे दी, यानी कि पार्लियामेंट की अनुमति को यानी कि अलाउ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, मतलब कुछ थोड़े समय के लिए ही उस रेवोल्यूशन, जब वो रेवोल्यूशन चल रहे थे उसी टाइम तक के लिए ये डूमा जो थी वो एग्जिस्ट करी। देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने। ठीक है, और फैक्ट्री की कमेटी बनी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, सो जब इसने डूमा के लिए परमिशन दे दी, ठीक है बनना चाहिए, तो उसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस भी बन गए, मतलब पार्टीज बन गए, यूनियंस बने, और जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपनी अपनी जो है कमेटी बना ली कि भाई पार्लियामेंट बन रही है, डूमा बन रही है, तो भाई हम भी किसी तरीके से पॉलिटिकली अपनी पार्टी बना के पार्लियामेंट में, असेंबली में जो है नेशनल असेंबली बनेगी तो उसमें हम एंटर कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसमिसल, यानी कि डूमा की बर्खास्तगी। ये कहते हैं कि डूमा को उसने थोड़े टाइम के लिए बनाया, उसके बाद डूमा को उसने जो है पार्लियामेंट पूरा खत्म कर दिया, उसने बर्खास्त कर दिया पूरा पार्लियामेंट। ठीक है, आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटी एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल। सो 1905 तक बहुत सारी कमिटीज और यूनियंस जो थी वो वर्क कर रही थी अनऑफिशियली काम कर रही थी। जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसके थ्रू कोई भी कमेटी या यूनियन जो थी वो लीगल नहीं थी, सब इलीगल थी। तो इलीगल थी तो वो अनऑफिशियली भी काम करेगी, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से तो परमिशन है नहीं, तो वो ऑफिशियली कैसे काम करेगी, सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल, तो वो इसलिए इलीगल थी। तो सिवियर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत सारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी कर सकते थे, स्ट्राइक करना या रेवोल्यूशन करना, जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, धरना प्रदर्शन करना जिसे आप कहते हो, ठीक है, उन सारी चीजों पर बड़ा इसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। द जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज, तो वो उसका प्लान था। ठीक है, तो इसने 75 डेज तक डूमा चली, पार्लियामेंट चली, और 75 डेज के बाद इसने जो है डूमा डिसमिस कर दी, डिसमिस यानी कि बर्खास्त कर दी, एंड री इलेक्टेड सेकंड डूमा विद इन 3 मंथ्स, और बोला कि भाई दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी, दोबारा डूमा बनाओ, और दोबारा डूमा बनाने में जो है कम से कम 3 महीने लग गए, तब तक वो और अपनी चलाएगा, कंट्री में, देश में अपनी चलाएगा, बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो उसको ऐसा कर देगा कि वो पार्लियामेंट ही ना बना पाए, और कोई कहे ही ना कि पार्लियामेंट बनाओ या डूमा बनाओ। ठीक है, ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन ऑफ हिज पावर, तो वो यही चाहता था कि पार्लियामेंट बने, डूमा बने, 3 महीने के बाद जब बने, लेकिन मेरी ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, और मेरी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी, यानी पार्लियामेंट बनने के बाद भी मेरी पावर जो है वो कम नहीं की जाएगी, जो मेरी आज ताकत है वही रहेगी। तो इसको इसी बात का डर था, इसलिए इसने 75 डेज के ही अंदर पार्लियामेंट को जो है वो खत्म कर दिया। ही चेंज द वोटिंग लॉज, वोटिंग के लॉज में चेंज, उसे मालूम था 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने में जो हूँ मैं कुछ भी अपने नए लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस जो है मैं अपने बना सकता हूँ। उसने वोटिंग का लॉ जो था वो चेंज कर दिया, पैक द थर्ड डूमा, और जो थर्ड डूमा था उसको भी पैक करने की कोशिश करी विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, यानी कि जो थर्ड डूमा बन रही थी उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस भर दिए। वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वो थे जो कि चाहते थे मोनार्की रहे, राजा रहे, किंग का रूल रहे, जार रहे, वो ये चाहते थे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। तो उसने वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे वो उसमें डूमा में डाल दिया, डूमा को अपने फेवर में पूरी तरीके से कर लिया। लिबरल एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, लिबरल और रेवोल्यूशनरीज जो कि स्टार्ट से इसके खिलाफ थे, वो चाहते ही नहीं थे कि जार रूल करे, अब आगे मोनार्की हो, किंग का रूल हो, वो ये लोग पहले से ही वो लोग नहीं चाहते थे। तो लिबरल और रेवोल्यूशनरीज जो पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनको पार्लियामेंट से अलग रखा, बाहर रखा, डूमा से उनको बाहर फेंक दिया। ये आप समझ लो, मतलब किसी भी लिबरल या रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर उसने जगह ही नहीं दी।
और ये जब मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये पढ़ा तो मुझे यही लग रहा था कि 3 महीने के लिए जो इसने टाइम दिया, उतने 3 महीने में रशिया में ये बहुत सारे रूल्स एंड लॉज जो है इस तरीके से ये चेंज कर देगा कि कोई मेरे खिलाफ कुछ कर ही ना पाए, ठीक है। तो ये थी इसकी स्ट्रैटेजी। ये आप देख सकते हो उस टाइम का ये पार्लियामेंट है जिसे नीचे लिखा हुआ है डूमा। यहाँ पर आप देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, ये जार की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट वहाँ पर थी डूमा में, जो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट थी उसकी पिक्चर थी, और सामने बिल्कुल फ्रंट में जो है यहाँ देखिए, यहाँ सब ये लोग बैठे हैं, यहाँ ये जार खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फोटो के नीचे जार या जो भी बाकी मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, उनके पॉलिटिशियंस वो है, और ऊपर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जार की ही पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है, जो बनी हुई है ये जार की पिक्चर है। तो ये थी इनकी डूमा, ये पार्लियामेंट है पूरी पूरी, आप देख सकते हो किस तरीके से बैठी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन अंपायर।